साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया हम लोगों ने जनरल स्टडीज का जो अध्ययन है शुरू कर दिया है। शुरुआत किया है हम लोगों ने संविधान से, और संविधान की कल के डेट में एक वीडियो आपको मिल चुकी है जिसमें हम लोगों ने संविधान सभा और उसके साथ साथ संविधान को कैसे तैयार किया गया था उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से याद करते हुए हमने तैयार किया और आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो अब आगे आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 52 तक, यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, यानी कहने का मतलब है भाग 4 से संबंध जितना भी 1 से लेकर के 4 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आने वाले जो भी आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स है जिसमें जनरल स्टडीज वाला सेक्शन है उसके लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगा। हम यहाँ पर सरल भाषा में साथ साथ ट्रिक के माध्यम से उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे और टॉपिक को पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें जैसे ट्रिक है, उसके बाद इसका मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन संबंधित टॉपिक से होते हैं उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आप इसके माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं, ये ठीक है, आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन हैं, उसके साथ साथ उनकी प्रैक्टिस है और ट्रिक्स है। देखो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जो आपको तैयार करने में बहुत हेल्पफुल है, बहुत मददगार है। तो भैया आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और उससे पहले ये भी बता दूं कि हाँ, ये क्लास नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ऐप पर आपको सारी क्लासेस बहुत व्यवस्थित तरीके से, सारा PDF बहुत व्यवस्थित तरीके से, सारे टेस्ट सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो अगर अभी तक आपने उसको एक्सेस नहीं किया, चूँकि नया बैच प्रारंभ हो चुका है, तो आप उसको जरूर एक्सेस करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। भैया आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जी हाँ, अनुच्छेद 1 से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 52 तक मतलब 51 तक चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखिए अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या कहा गया है। इसमें अगर देखें तो इंडिया भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। कभी क्वेश्चन बनता है और अभी आगे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने शामिल भी किया हुआ है। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया अर्थात भारत किस प्रकार का संघ है। देखो तो यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पर देखो आपको बताया गया। कहने का मतलब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपको यहीं पर देखने को भी मिल जाएगा। तो कितना आसान और करने का मैंने प्रयास किया है उसको आप समझ सकते हैं। और हाँ, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर ये है भैया, ये पहली अनुसूची है जिसमें सभी राज्यों के नाम तथा भौगोलिक क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर जो नाम दिया गया है उसके बाद जो परिवर्तन हुआ है उनसे भी संबंधित चीज़ों को हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो ये राज्य से संबंधित है, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस बात का मेंशन किसमें किया गया? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत किया गया। अब अनुच्छेद 2 और 3 की हम बात करें तो पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, नए राज्यों का गठन यानी प्रवेश, कोई नया राज्य अगर बनना है तो उसका वर्णन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और हाँ, किसी मतलब कोई ऐसा राज्य है जिसका मतलब परिवर्तन करना है, कुछ उसकी सीमा में हेर फेर करना है, ठीक है, चेंजेस करने हैं, कुछ पार्ट काट करके दूसरे राज्य में देना है, तो ये किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 3 से संबंधित है, यानी ये जो है आर्टिकल 3 से संबंधित है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को देखिए यहाँ पर नए राज्यों का प्रवेश यानी आर्टिकल 2 या निर्माण परिवर्तन आर्टिकल 3 जो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत क्या होगा भैया? संशोधन नहीं माना जाएगा। ध्यान समझना, ये संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन। ठीक है, ये इसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 4 में की गई है। अब थोड़ा सा इसको ट्रिक के माध्यम से देखें। यहाँ पर देखिए पहला है एक, माने भारत, यानी भारत क्या है? एक जो है राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, और दूसरे में क्या है? प्रवेश यानी किसी नए राज्य का प्रवेश हो रहा है, नए राज्य का गठन हो रहा है। ठीक है, या परिवर्तन किसी के सीमा में, किसी राज्यों की सीमा में, क्योंकि ये अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य के मतलब सभी राज्यों के नाम और भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ये चीज़ समझ गए। अब संशोधन 4 क्या है? 4 ये बताता है कि भैया अगर आपने ऐसा किया, किसी नए राज्य का गठन किया या कोई परिवर्तन किया या चेंजेस किए तो उसको संशोधन नहीं माना जाएगा। ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर डिटेल में अनुच्छेद 3 को देखेंगे। राज्यों का निर्माण व परिवर्तन, जैसा कि अभी हमने देखा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद की शक्ति है और कुछ शर्तें भी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है या परिवर्तन करना है तो उसमें क्या करना होगा? राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ये बात ध्यान रखें कि अगर ऐसा कुछ करना है तो राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए? सिफारिश। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना विधेयक पेश नहीं होगा। और एक चीज़ और है, क्या कि संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय हेतु भेजा जाना चाहिए। अब देखो वहाँ पर भेजा जाना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वहाँ से स्वीकृति, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का किसी सीमा में जो है कुछ परिवर्तन करना है तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना विधेयक पेश नहीं किया जाएगा, मतलब चाहे संसद के किसी भी सदन में। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए पेश करना है, राष्ट्रपति ने ये सिफारिश कर दिया, तो वहां पर एक प्रक्रिया के थ्रू संबंधित जो राज्य, जैसे मान लीजिए हमारा यूपी राज्य है, कि विधानमंडल से राज्य हेतु भेजा जाएगा यहाँ कि भैया देखो हम आपके इस क्षेत्र में ऐसा ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर बाय द वे सहमति मिल गई तब तो अच्छा है, अगर नहीं मिली तो भी परिवर्तन स्वतंत्र है, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब देखो, राज्य विधानमंडल की राय मत बाध्यकारी नहीं, वही चीज अगला कहा गया है कि इसकी राय जो है भैया बाध्यकारी नहीं है, मर्जी होगी मानेंगे, मर्जी होगा नहीं मानेंगे। तो यही आप चीजें देख सकते हैं। इसमें क्या अनुच्छेद 3 में रा बी रा, यानी आप देखें तो क्या है, रा बी रा, यानी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, यानी संबंधित विधानमंडल से राय हेतु भेजा जाएगा। और रा का मतलब क्या है, राज्य विधानमंडल की राय या मत बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन संबंधित इसी टॉपिक से हैं। ठीक है, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया अर्थात भारत किस प्रकार का संघ है, राज्यों का संघ है, देख ही रहे हैं आप। ठीक है, नए राज्य के निर्माण एवं राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन की शक्ति किसे प्राप्त है, किसको, संसद को प्राप्त है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किए गए परिवर्तन संशोधन नहीं माने जाएंगे, तो अनुच्छेद 4। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, आप देखो राज्य क्षेत्रों के नामों में कुछ परिवर्तन हुआ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ पर देखें कब, जनवरी 1950 में। ठीक है, पूर्व में पहले क्या नाम था, संयुक्त प्रांत, अब क्या नाम है, उत्तर प्रदेश, यानी हमारे उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था, संयुक्त प्रांत था। ठीक है, और इसका परिवर्तन कब किया गया, 1950 में, जनवरी 1950 में, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब अगर हम बात करें त्रावणकोर, कोचीन, ये भैया कौन सा, अगर यहाँ पर ना पता हो तो ये कौन सा राज्य है, सोचना पड़ेगा। ये नाम भैया 1956 तक था, यही नाम किसका, केरल का। ठीक है, चलो अब देखो मद्रास का नाम 1969 तक मतलब मद्रास ही था, तमिलनाडु का नाम। ठीक है, जहाँ के आज मुख्यमंत्री कौन है, विजय जी। अब देखो मैसूर, मैसूर क्या है भाई, मैसूर का उस समय नाम था, कर्नाटक का नाम बदल गया है। ठीक है, कब बदला, 1973 में। इसी तरीके से नवंबर 1973 में जो है लवाद्वीप, मिनिकॉय व अमनदीप का नाम बदल करके लक्षद्वीप रख दिया गया। 1992 में दिल्ली था, अब राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर, ठीक है, दिल्ली एनसीआर अब रख दिया गया है। अक्टूबर 2006 में पांडुचेरी का नाम पुदुचेरी रखा गया। जनवरी 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, और नवंबर 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। ये डेट याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखो इस तरीके से मद्रास राज्य का नाम बदलकर क्या रखा गया, तमिलनाडु रखा गया। ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकता है। उत्तरांचल का नया नाम क्या है, उत्तराखंड है। तो ये हो गया। अब भैया हम बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। किधर, भाग 2। भाग 1 में हमने देख लिया इतनी सारी चीज़ों को। भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित, किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, कहने का मतलब भारत की जो नागरिकता है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं भैया, एकल नागरिकता का प्रावधान है। और संसद को कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। ये किसके थ्रू, जो है नागरिकता अधिनियम 1955 यानी नागरिकता अधिनियम 1955 के थ्रू संसद को कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये चीजें किसके अंतर्गत है, नागरिकता के अंतर्गत। अब देखो भाई, विधिक व्यक्ति यानी कंपनी, निगम आदि नागरिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते भैया। क्योंकि एक कंपनी वाला आया था, लूट के गया, तो आंखें खुली रखनी है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ऐसा हो जाए, इसको भी ध्यान रखना है। व्यक्तियों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से, क्योंकि नागरिकता से संबंधित चीज़ें हैं। तो यहाँ पर नागरिक है, अंतर्देशीय व्यक्ति है, राज्य विहीन व्यक्ति है, या शरणार्थी है, तो इसका भी वर्गीकरण इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यानी इसी भाग के अंतर्गत किया जाता है। चलो भाई, आप देखो नागरिकता अगर आपको लेना है भारत की, तो क्या क्या करना पड़ेगा उसको आपको समझना पड़ेगा। देखो, नागरिकता है जन्म से, अगर आप पैदा हो गए, ठीक है, तो आप नागरिक हो गए भारत के, यानी आपके मम्मी पापा भारत के हैं, तो आप अगर यहाँ पर पैदा हो गए तो आपका जो है, आपको किसी और नागरिकता की जरूरत नहीं है। ठीक है, वंश, वही चीज़ हुआ, वंश दर वंश या पंजीकरण। ठीक है, एडिशन, यानी आपके दादा रहे हैं, बापा रहे हैं, फिर आप भी हो गए। और पंजीकरण, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करा करके आप डिमांड कर सकते हैं नागरिकता की। ठीक है, और यहाँ पर देखिए देशीयकरण। ठीक है, ये आपका नेचुरलाइजेशन के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा या नागरिकता। और भारत में नए क्षेत्र सम्मिलित, मान लीजिए हमने जो है पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, ठीक है, पूरा पाकिस्तान हमारा हिस्सा हो गया, तो हम क्या होगा, वो भाई हमारे ही तो नागरिक बने। तो इस तरीके से आप जैसे मान लीजिए नागरिकता जा भी सकती है आपकी, ये भी ध्यान रखना भैया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मिल सकती है, जा नहीं सकती, जा भी सकती है। अब उसमें क्या हो, आपकी मर्जी कि भाई हम भारत की नागरिकता नहीं लेना चाहते, हम विदेश में चले गए, शिफ्ट हो गए वहाँ, ठीक है, तो परित्याग कर दीजिए। अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर अगर आप चले गए भैया, अमेरिका की नागरिकता ले लिए आप, तो भारत की छोड़नी पड़ेगी भैया, ध्यान रखना। ठीक है,
भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित या किसी कोई ऐसा अपराध आप कर दीजिए, भारत सरकार आपकी नागरिकता को रद्द कर दे कि नहीं भैया तुम हमारे देश में रहने लायक नहीं हो, तुम्हें भगाओ हम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। हालांकि इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब आप देखें यहाँ पर भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसे है? संसद को है। ठीक है, बनता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, ये बने हुए क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं सब प्रीवियस ईयर हैं, यानी आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए आप तैयार रहना। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है? कैसी? एकल, दोहरी, तिहरी, कैसी है? ये भैया एकल नागरिकता का है। ठीक है, दोहरी नागरिकता नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? तो अभी हमने देखा जन्म है, वंश है, पंजीकरण है। ठीक है, लेकिन विवाह नहीं है भैया। चलो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है नागरिकता के थ्रू, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसका वर्णन किया गया है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आता है या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब देखो इसमें अनुच्छेद 5 के अंतर्गत क्या है? अधिवास द्वारा नागरिकता, यानी जब हमारा जो है संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से जो लोग भाई गए वहाँ या वहीं पे थे, जैसे हमारा देश जब डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान वाले हिस्से में रहते थे, मान लीजिए उनको रहना था भाई मैं भारत में रहूँगा, पाकिस्तान में हमें पसंद नहीं है, जो शरणार्थी के रूप में बहुत सारे लोग आए थे, अब आए थे, उनको नागरिकता मिलने का प्रावधान है किसमें? अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। ठीक है, पाकिस्तान से आए। और मान लीजिए अनुच्छेद 7 के अंतर्गत पाकिस्तान चले गए, यहाँ से लोग जो गए उनके विषय में कहाँ पर वर्णन है? अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 8 में की हम बात करें तो ये है भैया भारतीय मूल। ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल की व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 8 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत क्या है? स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जन करना, भैया कर लो, यहाँ का छोड़ दो, जाओ, मुक्त हो। ठीक है, नागरिकता बने रहना, अनुच्छेद 10, नागरिकता बना रहना से संबंधित जो भी चीजें हैं। ठीक है, किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीत से नहीं छीना जा सकता, यानी सिर्फ संसद ही हमारी नागरिकता को छीन सकता है, बाकी और कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 11 ये क्या है? संसद की शक्ति से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद की होगी। इस प्रयोजन हेतु संसद के नागरिकता अधिनियम 1955 जो है पारित किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना आप ध्यान रखना है। ठीक है, अब हालांकि ये स्ट्रिक की भी कोई जरूरत नहीं, आपको उम्मीद है याद रह गया होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि जो है बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का जो है क्या देता है? शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 11 अभी आपने यहाँ पर देखा, संसद की शक्ति। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे किस अनुच्छेद के तहत उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? ये देखो इसमें है, ये भैया ये 9, विदेश गए तो गई, अनुच्छेद 9 यहाँ पर है, देख रहे हो आप, ये स्वेच्छा से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप तैयार करते रहें। ठीक है, पीडीएफ्स और सारी चीज़ें आपको ग्रुप जो है ऐप पर मिल जाएंगी, टेस्ट मिलेगा, सारी चीज़ें हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। अब देखो मूल अधिकार, यानी मूल अधिकार की बात करें तो भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम पहुंचे हैं। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान की सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम जिस तरीके के एग्जाम से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा, जैसे यूपीएससी यूपीपीसीएस हो तो अलग विषय है, अन्यथा इस पार्ट से बहुत ज़्यादा और निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मूल अधिकार है, ठीक है, जिसे भाग 3 के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये भी बन जाता है क्वेश्चन कि मूल अधिकार किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो 3 के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 12 से लेकर के 35 तक के मिलते हैं। ठीक है, ये है भाग 3। अब इसमें क्या है? समता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार। ठीक है, समता यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। भैया भारत के नागरिक हो, चाहे आप कोई भी हो, लेकिन आप क्या हैं? समान है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो मर्जी हो भैया करेंगे, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता ना खा ले हो, नहीं तो एकदम स्वतंत्र हो आप, जो है स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। शोषण के विरुद्ध, अगर कोई आपका शोषण कर रहा है तो उससे संबंधित अभी हम एक एक देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारे जो है मूल अधिकार है भाई, कोई हनन नहीं कर सकता। धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृत और शिक्षा अनुच्छेद 29-30 है, और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो अनुच्छेद 31 को, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे अनुच्छेद 29 से 30 है, तो 31 कहाँ गया? तो अनुच्छेद 31 भैया निरसित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन
निश्चित कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार हो गया, अब जो है मूल अधिकार आपका नहीं रह गया। अब एक एक चीजें देखेंगे। अनुच्छेद 12, ठीक है, अनुच्छेद 12 ये क्या है, राज्य की परिभाषा को बताता है कि भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको अनुच्छेद 12 के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 13 यह अल्पीकरण करने वाली विधियां, मूल अधिकारों को से असंगत विधियां शून्य होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यानी जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा का आधार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन शामिल है? केवल भारत सरकार, ऐसा नहीं है, ठीक है, केवल राज्य सरकार ये भी नहीं है, संसद एवं राज्य विधानमंडल ये भैया है उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो गया। चलो भाई आप देखो, हम देखेंगे समानता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक। विधि के समक्ष समानता 14 के अंतर्गत आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 के अंतर्गत आता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में अवसर भैया बराबर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी के लिए कुछ और कानून, किसी के लिए और कानून, आपके लिए कुछ और एलिजिबिलिटी, किसी के लिए और एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो वहाँ पर समानता होनी चाहिए। हालांकि समानता बहुत सारी चीज़ों पर भी निर्भर करती है, आप जानते हैं कैटेगरी बनी है ओबीसी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, तमाम सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तमाम अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ किसी को विशेष छूट या क्या कैसे भी है, लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों के दौरान जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लगभग सबके लिए सेम ही होते हैं। तो वही चीज़ बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, 17 बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। 18 उपाधियों का अंत है, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, समानता यानी समानता का अधिकार संबंधित। विधि ये लड़की का नाम है, ठीक है, आप कह सकते हैं विधि ने धर्म के अवसर को छुआ और उपाधि दी। विधि ने क्या किया? विधि ने धर्म के, विधि यानी विधि के समक्ष समानता, धर्म के अवसर यानी धर्म, मूल, जात, धर्म, लिंग ये सबके आधार पर भेदभाव, अवसर यानी समान अवसर, ठीक है, छुआछूत और उपाधि का अंत। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पर समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? अस्पृश्यता का अंत, ये 17, ठीक है। विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत, विधि के समक्ष समानता, ये 14, ठीक है, यही तो है। चलो अब आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, ये है यहाँ पर अनुच्छेद 19। ये देखो अनुच्छेद 19 यानी अगला मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या है, 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका ट्रिक देखो कितना बढ़िया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, हालांकि अभी देखते हैं। 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। 21 में क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और एक इसी में निकल गया है 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के थ्रू ये जोड़ा गया कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किसमें, 21 का के अंतर्गत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और ये भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, और कौन से साल में, 2002 में हुआ था, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो भैया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये सारी चीजें। अब इसमें देखो एक ट्रिक आप बना सकते हैं, ये स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित, बोलने पर दोष लगा तो प्राण बचाकर शिक्षा ली, फिर भी गिरफ्तारी हुई, हालांकि याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अब देखो भैया स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें देखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राण एवं दैहिक, ये क्या है भैया, अनुच्छेद 21 है कि नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पर, यही तो क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21, ठीक है। अब देखो संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, देखो अभी तक हमने अभी बोला था ना, अधिनियम 2002 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो अगला मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23-24 से संबंधित है। मानव के बलात् यानी जबरदस्ती किसी को ले जाना, बांध करके उससे मजदूरी कराना, ये किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 23 में इसका रोक लगाया गया है, ठीक है। और दूसरा अनुच्छेद 24 में एक चीज है कि 14 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसके कारखाने में काम करने पर निषेध है। अब देखो इसमें मानव और बालकों का शोषण पाप है, ध्यान समझिएगा। मानव किसमें, 23 में, और बालक का शोषण, बालक ये 24 के अंतर्गत। शोषण क्या है, पाप है, यानी प्रतिषेध है, रोक है। अब अगला हम देखेंगे यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के मध्य इसका जिक्र है। 25 में क्या है भैया, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है, जो मर्जी हो भैया, आप पंडित मतलब करना चाहते हैं, ठीक है, या जो है मुल्ला बनना चाहते हैं,
या अपना धर्म बदल करके ईसाई बन जाना चाहते हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं आप स्वतंत्र, कोई आपको रोक नहीं सकता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट धर्म के संपोषण हेतु करों के समुदाय से स्वतंत्रता, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति से स्वतंत्रता, तो ये सारी चीज़ें हैं। शोषण एवं धर्म की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करना है और इसके अनुसार आयु कम से कम बच्चों की नियोजित नहीं किया जा सकता है, ये 14 साल है, ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, अब देखो यहाँ पर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन किसमें है, 26 में ही तो है, ठीक है, ये है आपका। चलो भाई आप देखते हैं अगला, संस्कृत और शैक्षिक, अनुच्छेद 29 से 30। अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत अपना बनाए रखने का पूरा अधिकार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती आप अपनी भाषा उस पर थोप सकते हैं, नहीं थोप सकते, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षा संस्थाओं और स्थापना प्रशासन का अधिकार, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत क्या है कि संपत्ति का अधिकार निश्चित कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब जो है अनुच्छेद 300 का के तहत यह एक कानूनी अधिकार बन गया है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अपवाद एवं सीमाएं, अब देखो अनुच्छेद 32 अभी आगे हम अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान की आत्मा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो उसको उससे संबंधित निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप उसी को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के अधिकारों पर प्रतिबंध और सेना विधि लागू होने पर निर्बंधन, और अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के विधान, ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब हम पहुँच गए भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 को डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अब इसमें एक सेंटेंस है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ये सेंटेंस कहा गया किसके द्वारा, भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, जनक हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो कौन है भैया, अनुच्छेद 32। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, उसको देख लीजिए, ठीक है। चलो भाई, संविधान की आत्मा, अभी जैसा कि हमने देखा, यदि इन्होंने एक सेंटेंस में कहा, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसका बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवा किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं ले सकता। यह संविधान की आत्मा यानी किसके लिए कह रहा है, 32 के लिए ये बात हो रही है। कौन कह रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है। और आत्मा और हृदय हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 भाग 3 मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। चलो भैया अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 32, ठीक है, एक रक्षा कवच के रूप में है। अनुच्छेद 32 जो कि प्रत्याभूत उपचार है, जैसे मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, ठीक है। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट आराम से जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के बारे में हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक या मतलब गारंटर के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। अब मूल ढांचा की हम बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का मूल ढांचा है और इसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता भैया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, अभी और आगे इससे संबंधित जो हैं उनको पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा, तो 32 है, अभी हम लोगों ने इससे पहले भी ये क्वेश्चन देखा था। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 32 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है। यह मौलिक अधिकारों के परिवर्तन की गारंटी देता है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के रक्षक घोषित किया गया। देखो यहाँ पर संसद संविधान संशोधन द्वारा इस संविधान को पूरी तरह समाप्त कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, ये यही है भैया इसका आंसर, ठीक है। इसके तहत ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। चलो आगे देखो, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का शस्त्रागार, यानी ये शस्त्रागार है, 5 रीटें हैं इसके अंतर्गत, जिसमें ये देखो बंदी प्रतीक्षीकरण यानी हैबेस कार्पस, परमादेश मैंडमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, जो उत्प्रेषण यानी सेटोरियरी, और ये भैया अधिकार परीक्षा यानी क्यो ऑरेंटो, ठीक है। संविधान ने यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दी है, ठीक है। अब इसको समझना है, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले देखो भैया बंदी प्रतीक्षीकरण को, जी हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें, बंदी यानी शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना यानी प्रत्यक्ष करना, ठीक है। अब देखना उद्देश्य क्या है, अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ जारी यदि बंदी बनाने का औचित्य नहीं है तो उसको मुक्त करने के लिए, भाई जबरदस्ती किसी को अगर जो है जेल में डाल दिया गया तो उसके लिए है, ठीक है। अब इसकी अगर हम अपवाद की बात करें तो यह एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 332 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी यह रिट निलंबित नहीं हो सकती, नहीं तो भैया आपातकाल लगा करके जिसका मन हो उसको जेल में डाला जा सकता है, तो ये हमारा प्रोटेक्शन है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर इसकी ट्रिक, तू बंदी है अपना शरीर प्रत्यक्ष यानी सामने ला, इसको यानी बंदी प्रतीक्षीकरण, ठीक है,
बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ से याद हो गया। शरीर को प्रस्तुत करो भाई, शरीर को क्या करो, प्रस्तुत करो, ठीक है। ये अवैध बंदी को कोर्ट में के सामने लाया जाना। अब देखो इससे संबंधित क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रीड का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीड के संदर्भ में सत्य कथन आपको चुनना है। तो यहाँ पर यह केवल सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी की जा सकती है, निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे निलंबित किया जा सकता है। और तो यह सत्य कथन चुनना है भाई। यह रीट सार्वजनिक और निजी दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जारी की जा सकती है, राष्ट्रपति के खिलाफ जारी की जा सकती है। तो यहाँ पर आप इसके संबंधित जो है आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हिरासत में लिए गए यानी सार्वजनिक और प्राधिकरण या प्राइवेट दोनों के खिलाफ जारी की जाती है। किसके किसके? सार्वजनिक और जो है ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर परमादेश यानी मैंडमस की बात करें। मैंडमस का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या करते हैं भैया? हम आपको आदेश देते हैं कि काम करो। अब इसमें शर्तें क्या है? यह न्यायालय का विवेकाधीन उपचार है, मतलब जो है विवेकाधीन विषय है। यह लोक प्राधिकारी के खिलाफ जारी जिसके द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार कर दिया हो, जिसने क्या कर दिया हो कि अपना कार्य करने से, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने से इनकार कर दिया हो, उसके खिलाफ, ठीक है, हम आदेश देते हैं। और तभी जारी होता है जब कोई अन्य पर्याप्त विधिक उपचार मौजूद हो, यानी परम प्लस आदेश, यानी सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा आदेश कि अपना सरकारी काम चुपचाप करो। ये ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। परम प्लस आदेश यानी ये परमादेश, परमादेश को परम प्लस आदेश, ठीक है, यही तो है। अब आप इसको देख लीजिए, यानी हम आपको एक विशेष का बड़ा आदेश, परम आदेश देते हैं कि तुम अपना काम चुपचाप करो, ठीक है। चलो ये भी है, इसको भी आप परमादेश से याद कर सकते हैं। विगत वर्ष के प्रश्नों की अगर हम बात करें, जब कोई लोक प्राधिकारी अपने वैधानिक या सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने से इनकार करता है तो न्यायालय क्या करती है? परम आदेश करती है, आंख मूंद करके, ठीक है, कि भाई तुम करो, तुम्हें आदेश दिया जाता है। परमादेश यानी मैंडमस से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, ठीक है। यह एक विवेकाधीन उपचार है, यह निजी व्यक्तियों को अपना काम करने के लिए जारी करता है, नहीं, यह लोक प्राधिकारी के खिलाफ जारी होती है। तो ये आपका यहाँ पर इसको देख लीजिए, यह न्यायालय का विवेकाधीन उपचार है, यह उस लोक प्राधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है जिसमें सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार किया हो, तब जारी किया जाता है जब अन्य कोई जो है पर्याप्त विधिक उपचार मौजूद ना हो। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रोहिबिशन, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है, आप सब जानते हैं, अंग्रेजी शब्द है। प्रोहिबिशन का अर्थ होता है रोकना, टू फॉरबिड, क्या होता है? टू फॉरबिड, रोकना। कार्यप्रणाली इसमें क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा या न्यायिक निकायों को जारी किया जाता है। उनको कहा जाता है तुम अपने अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त काम नहीं कर सकते हो, ये प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन है। सुप्रीम कोर्ट अपनी छोटी छोटी जो न्यायालय हैं, जिला न्यायालय, ठीक है, उनको रोक सकता है, ठीक है। चलते हुए केस के बीच में बोर्ड पर नो एंट्री, यानी प्रोहिबिशन माने नो एंट्री, रोक, यानी रोक लगा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया इसको। अब आगे देखो भैया, अगला यहाँ पर उत्प्रेषण यानी सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रमाणित होना यानी टू बी सर्टिफाइड या सूचना देना वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक निकायों को जारी किया जाता है। और कब? जब न्यायालय ने आधिकारिकता से बाहर जाकर के, अपने अधिकार से बाहर जाकर के निर्णय दिया हो और यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हो, ठीक है, तो निर्णय को रद्द करने हेतु अब इसमें क्या है, ट्रिक बनाई जा सकती है, सर्टिफिकेट लाओ, ठीक है, ये देखो, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड, यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट लाओ, हम चेक करेंगे कि तुम्हारा दिया गया फैसला सही है या उसे फाड़ कर हम रद्द कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण के रूप में अगर हम बात करें तो भैया प्रोविजन और उत्प्रेषण में अंतर होता है। अब इसका मतलब होता है रोकना, इसका मतलब होता है प्रमाणित करना, ठीक है, सर्टिफाइड करना कि तुम सही कर रहे हो, नहीं करते हो, प्रमाणित कर। अब इसमें कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं निर्णय आने के बाद, ये होता है। कब जारी होती है? कार्रवाई के आदेश होता है या निर्णय आने के बाद होती है। और इसका क्या है? निवारक, गलती होने से रोकना। और ये क्या है भैया? उपचारात्मक, गलती हो जाने पर इसको सुधारना या रद्द करना, इस तरीके की चीज़ें। अब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किए गए निर्णय को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी होती है? तो ये भैया कौन होती है? आप जानते हैं, उत्प्रेषण, यानी ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट निवारक, प्रिवेंटिव प्रकृति की जो कार्रवाई के दौरान जारी की जाती है? कार्रवाई के दौरान, यहाँ पर आपने देखा ना, कार्रवाई के दौरान कौन है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रोक लगा दी जाती है, ठीक है। अब चलो अधिकार परीक्षा की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शब्द अर्थ होता है किस प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, बाय व्हाट अथॉरिटी आर वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध या दाव या अधिकार को जांच करना या अवैध रूप से पद हड़पने को रोकना, इससे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। अब इसमें क्या होता है कि वारंट,
ठीक, क्या हो जाएगी, वारंट दिखाओ, इस सरकारी कुर्सी पर बैठने का तुम्हारा अधिकार क्या है भाई, तुम अपना दिखाओ ज्वाइनिंग लेटर, आपने इस जो है अधिकार कैसे तुम इस पर बैठने की हिमाकत किए हो। चलो भाई देखो यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक पद पर आसीन हो जाता है जिसके लिए वह कानूनी रूप से योग्य नहीं है, जो न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा। तो भैया यहाँ पर अधिकृत नहीं है तो कौन रिट जारी करेगा, आप ध्यान ही रहे हैं, ये अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकृत कोई व्यक्ति नहीं है, जबरदस्ती बैठ गया है तो क्या होगा, अधिकार परीक्षा होगा। अब यहाँ पर भैया देखते हैं आगे हम बढ़ेंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निषेध तत्वों को हम आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा पढ़ें तो ये कहाँ से लिया गया भैया, आयरलैंड से लिया गया, इंपॉर्टेंट है, फटाफट देख लीजिएगा। प्रस्तावना और डीपीएसपी का संबंध, यानी डीपीएसपी यानी प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों को लागू करने का साधन है। ये मतलब ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ठीक है। अब न्याय में जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित राज्य के नीति निषेध तत्व होते हैं। समता में अवसर और प्रतिष्ठा यानी बराबर समानता मिले। बंधुत्व में व्यक्ति की गरिमा को, ठीक है। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त कर कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करते हैं, ठीक है। तो यही ये जो है नीति निषेध तत्व है। नीति निषेध तत्व राज्य को नैतिक निर्देश हैं ताकि वह राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके, और इसको कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 36 में राज्य बताया और 37 में कोड बताया। ये देखो यहाँ पर नीति निषेध तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 36 के अंतर्गत। अनुच्छेद 37 में क्या है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किसी भी देश के शासन में मूलभूत है तथा विधि बनाने के में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का क्या है, कर्तव्य है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये किसके द्वारा होता है भैया, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 37 के द्वारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ भाई, अनुच्छेद 38 इसी तरीके से यहाँ पर है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना, आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसरों को की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास, ठीक है। अनुच्छेद 39 में भी यही सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रख लेना, एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अनुच्छेद 39 में है समान अवसर के आधार पर न्याय देना, ठीक है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन एवं स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ प्रदान करना, ये सही है भाई। इसमें है 40 चोरों से गाँव को बचाओ, ग्राम पंचायत बनाओ, यही है भाई जो जानते हैं। इस तरीके से अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये बात की गई कि गाँव को अब बचाएं और अपना पंचायत बनाएं, ठीक है। चलो भाई इसी तरीके से अनुच्छेद 41 में आप बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 में इसी तरीके से ये क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी व कुटीर उद्योगों का विकास, ठीक है। तो 43 का में भी ये देखें यहाँ पर उद्योगों के प्रबंध एवं कर्मकारों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समितियों से संबंधित है। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, देख जान ही रहे भैया। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, उनकी देखभाल संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गों के जो है शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, लोगों के पोषाहार और लोक स्वास्थ्य से सुधार, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। अनुच्छेद 48 में इसी तरीके की कृषि और पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना है। गाय, बछड़ों एवं अन्य दुधारू या वाहक पशुओं को की नस्लों या परीक्षण और सुधार करना, उन्हें वध का प्रतिषेध करना, ठीक है। अनुच्छेद 48 का ये देखें यहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करना, इनसे संबंधित ये सारी चीज़ें दी गई हैं भैया यहाँ पर। अनुच्छेद 51 49 50 और 51 में इसमें है अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। अनुच्छेद 50 जैसे ताजमहल है, इसको संरक्षित कर दिया गया, ठीक है। और भी तमाम ऐसे लाल किला हो गया, ठीक है, और तमाम जो हैं फतेहपुर सीकरी का किला हो गया। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिव्यक्ति, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा जिसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4 जो कि आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट था इतना आप तैयार कर लीजिए। इसका PDF आपको ऐप पर मिल जाएगा, उसके साथ साथ टेस्ट भी होगा, तैयार रहें उसके लिए। और बाकी सारी चीज़ों का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले यही कहूँगा, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।